तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम उर्दू पेडागोजी के एक निहायती बुनियादी और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो मौजू है जबान, उसका मफहूम, तारीफ, फितरत और जबान की खुसूसियात। देखिए बच्चों, जब उर्दू पढ़ाने या किसी भी जबान की तदरीस को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जुबान है क्या। हम जबान को क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबान की बुनियादी नौयत क्या है और जबान की वो कौन सी खुसूसियात है जो उसे इंसानी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाती है। तो आज की हमारी पूरी गुफ्तगू सिर्फ इन्हीं चार नुकात के गिर्द रहेगी। तो सबसे पहला है जबान का मफहूम, जबान की तारीफ, तीसरा है जबान की फितरत और चौथा है जबान की खुसूसियात। तो आइए सबसे पहले जबान के मफहूम को समझते हैं। अजीज तलबा, आमतौर पर जब हम जबान का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन क्या आता है? बोलना। मसलन हम कहते हैं वो उर्दू बोलता है, वो अंग्रेजी बोलती है, मुझे हिंदी आती है। लेकिन जबान का मफहूम सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं है। तो फिर क्या है? जबान दरअसल इंसान के ख्यालात, एहसासात, जज्बात, तजर्बात और मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने का एक मुनज्जम जरिया है। जैसे इंसान के जहन में कोई ख्याल पैदा होता है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मुझे प्यास लग रही है और मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे पानी पीना है। यानी अब मेरे जहन में एक ख्याल मौजूद है कि मुझे पानी पीना है। मैं इसे दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए उस दूसरे शख्स के सामने कहती हूँ कि मुझे पानी चाहिए। अब मेरा अंदरूनी जो ख्याल था, यानी जो मेरे जहन में जो ख्याल था, वो ख्याल ने क्या किया है? अल्फाज की सूरत में वो ख्याल दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो गया। तो यही जबान का बुनियादी काम है। क्या है? ख्याल को इजहार देना और इजहार को दूसरे तक पहुंचाना। इसीलिए जबान का जो काम है, हम कहते हैं ना कि जबान का काम क्या है? इंसान के ख्यालात, एहसासात, जज्बात, तजर्बात और मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने का एक मुनज्जम जरिया है। जबान क्या है? एक मुनज्जम जरिया है। मिसाल के तौर पे आप फर्ज कीजिए एक क्लास है, वहां पे क्लास चल रही है, टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें एक तालिब इल्म है जिसे कोई नुक्ता समझ में नहीं आया। सर ने जो पढ़ाया उसमें से कोई एक पॉइंट उसे समझ नहीं आया। तो वो क्या करता है? हाथ उठाता है, हैंड रेस करता है और टीचर से कहता है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। अब इसने अपनी जहन की जो कैफियत है वो कहाँ तक पहुंचाई? उस्ताद तक पहुंचाई। और उस्ताद समझ गए कि तालिब इल्म को मुश्किल पेश आ रही है, उस नुक्ते को समझने में मुश्किल पेश आ रही है। तो यहाँ जुबान ने क्या काम किया? जुबान ने उस तालिब इल्म के जहन में मौजूद कैफियत को दूसरे शख्स तक मुंतकिल किया। यही जबान का बुनियादी काम और जबान का बुनियादी मफहूम है। क्या है? कि ख्यालात, जज्बात, एहसासात और मालूमात की तरसील करना, वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से। तो चलिए अब जानते हैं जुबान की तारीफ। यानी कई माहिरीन ने जुबान के मुतालिक अपनी तारीफात पेश की है। तो मुख्तलिफ माहिरीन ने जुबान की मुख्तलिफ अंदाज में तारीफ की है। तो हमें यहाँ पे अजीज तौर पर ये बात भी रखनी है कि जबान इतनी वसी और पेचीदा चीज है कि एक ही तारीफ इसके तमाम पहलुओं को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकती। जैसे उर्दू लिसानियत में सैयद मोहिउद्दीन खादरी जोर की तारीफ खास अहमियत रखती है, क्योंकि इनके मुताबिक जबान इंसानी ख्यालात और एहसासात के इजहार से पैदा होने वाली ऐसी उज़वी और जिस्मानी हरकत और इशारों का नाम है जिनमें ज्यादातर कुव्वते गोयाई शामिल होती है और जिन्हें दूसरा इंसान समझ सकता है
और इंसान अपनी मर्जी से दोहरा सकता है। सादा अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जबान वो जरिया है जिसके जरिए इंसान अपने ख्यालात और एहसासात को काबिल फहम शक्ल में दूसरों तक पहुंचाता है। अब उसी तरीके से एक और तारीफ देखते हैं जो है कि गोपी चंद नारंग की है। तो ये भी काफी मतलब मारूफ माहिर उर्दू रहे हैं, माहिर लिसानियत है। तो इन्होंने क्या कहा है, जबान आवाज और आवाजों और अल्फाज का मजमुआ है। लेकिन अजीज तलबा, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कहें कि जबान सिर्फ आवाजों और अल्फाज का मजमुआ है, तो ये जबान की पूरी हकीकत को बयान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जबान में सिर्फ आवाजें और अल्फाज ही नहीं होते, बल्कि जबान में कवायद होते हैं, जुमलों की साख्त होती है, माने होते हैं, समाजी इस्तेमाल होता है और नए जुमले बनाने की सलाहियत भी होती है। लिहाजा जदीद लिसानियत भी जबान को एक मुनज़्ज़म वो मरबूत निज़ाम समझती है। क्या समझती है? जबान को एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम समझती है, जिसमें सूतियात, सर्फियात, नोहियात और मानियात जैसे मुख्तलिफ निज़ाम शामिल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं जबान की फितरत की। तो इसकी 6 बुनियादी खुसूसियात। तो ये जबान की फितरत का अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है। जब हम कहते हैं जबान की फितरत, तो इससे मुराद है जबान की बुनियादी अंदरूनी खुसूसियात, इसकी साख, इसके इस्तेमाल का तरीका और वो उसूल जिनकी बुनियाद पर जबान इबलाग का जरिया बनती है। बच्चों, जबान एक पेचीदा लेकिन मुनज़्ज़म निजाम है। तो अब हम इसकी अहम खुसूसियात एक एक करके समझते हैं। तो जबान की जो सबसे पहली खुसूसियत है वो है इत्तेफाकियत। यानी कि जबान की जो पहली नोयत है उसकी नोयत क्या है? इत्तेफाकी नोयत। इसका मतलब ये है कि आमतौर पर किसी लफ्ज की आवाज और उसके मानी के दरमियान कोई लाजमी फितरी ताल्लुक नहीं होता। तो इसको समझने के लिए जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी दरख्त को उर्दू में कहते हैं दरख्त, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्री और अरबी में हम कहते हैं शजर। अजीज तलबा, अब जरा गौर कीजिए, दरख्त तो एक ही चीज है लेकिन इसके नाम मुख्तलिफ है। इसी तरह हम पानी को हम क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और अगर आप उर्दू में देखें तो आप भी कहा जाता है। लेकिन ये सब क्या है? चीज एक ही है, अल्फाज मुख्तलिफ है। यही जबान की इत्तेफाकी नोयत है, आर्बिट्री नेचर है। यही जबान का आर्बिट्री नेचर है। अब बात करते हैं जबान की दो सतही तरतीब की। तो ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, एक आसान मिसाल से समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले ये समझते हैं कि जबान में कुछ छोटी सूती इकाइयां ऐसी होती है जो क्या करती है, खुद कोई माने नहीं रखती, लेकिन जब ये मुनासिब तरतीब में आती है तो बामानी इकाइयां और अल्फाज तश्कील पाते हैं। तो जैसे अब अगर आप मिसाल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किताब, काफ, ते, अलीफ, बे। ये आवाजें क्या है, अलग अलग सुनने पर कोई मुकम्मल माने नहीं दे रहे। काफ कोई माने नहीं दे रहा, ते कोई माने नहीं दे रहा, अलीफ नहीं, बे नहीं। लेकिन जब ये मखसूस तरतीब में मिलती हैं तो क्या बन रही है, ये किताब। तो किताब क्या है, इससे एक माने पैदा होता है। यही जबान की दो सतही तंजीम को समझने का आसान तरीका है। नाउ अभी हम बात करते हैं जबान की पैदावारी नोयत। ये इसकी तीसरी खुसूसियत है, पैदावारी या तख्लीकी नोयत। तो इसका मतलब ये है कि इंसान महदूद अल्फाज और कवायद की मदद से
लामहदूद तादाद में नए जुमले बना सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्या है, ये एक जुमला है। लेकिन हम इसी जबान के अल्फाज और कवायद इस्तेमाल करके बेशुमार नए जुमले बना सकते हैं। जैसे आज मौसम अच्छा है, आज शहर हैदराबाद का मौसम खुशगवार है, अगर कल बारिश हुई तो हम क्लास ऑनलाइन करेंगे। और इसी तरह हम ऐसे जुमले भी बना सकते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुने। तो ये जबान की क्या है, पैदावारियत है, या फिर कहेंगे प्रोडक्टिव नेचर है, या फिर इसका क्रिएटिव नेचर है। इसी सलाहियत की वजह से इंसान नए ख्यालात, नई मालूमात और नए तजुर्बात को जबान में बयान कर सकता है। अब बात करते हैं जबान मुकाम व जमा से आजाद। तो यहाँ पे ये बहुत अहम और दिलचस्प खुसूसियत है जुबान की। यानी हम जबान के जरिए सिर्फ उस वक्त और उस जगह की मौजूद चीजों के बारे में बात नहीं करते। हम माजी के बारे में भी बात कर सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी दूर जगह के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे गर्मा की तातीलात में मैं दिल्ली गया था, मैं कश्मीर गया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माजी की बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। और अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कहूँ कि अ, अपने अगले साल मैं अपने पेपर्स पब्लिश करवाऊंगा, या फिर अगले साल मेरी किताब मंजर आम पर आने वाली है, या फिर अगले साल मैं अपना कोर्स मुकम्मल कर लूंगा। तो ये सब क्या है, मुस्तकबिल की बात है। या हम जैसे भी कर रहे हैं ना कि चांद पे जिंदगी हो सकती है क्या, चांद पे जिंदगी के इम्कानात है क्या, इसके ऊपर तहकीक हो रही है। यानी सब ये क्या है, ये एक ऐसी जगह की बात है जहां हम इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जहन हमें क्या कर रहा है, तो जुबान यानी ये एक ऐसी जगह की बात है जहां हम इस वक्त मौजूद नहीं हैं। तो जुबान हमें माजी, हाल, मुस्तकबिल और दूर की जगहों और गैर हाजिर अशिया के बारे में गुफ्तगू की सलाहियत देती है। इसी को लिसानियत में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजी व सकाफती नोयत और कवायद के ताबे। अब इसकी जो समाजी और सकाफती नोयत की अगर हम बात करें, तो जबान किसी एक फर्द की जाती इजाद नहीं होती। जबान माशरे में पैदा होती है, इस्तेमाल होती है, और क्या होता है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। हम जबान अपने माशरे से सीखते हैं। एक बच्चा पैदा होते वक्त किसी मखसूस जबान का माहिर नहीं होता। वो जिस माहौल में परवरिश पाता है, जहां वो रहता है, वहां की जबान सीखता है। अगर बच्चा उर्दू बोलने वाले माहौल में परवरिश पाने लगा तो उर्दू सीखेगा। उसके बरक्स अगर वो सपोज मान लीजिए अंग्रेजी माहौल में परवरिश पा रहा है, तो वहां पे कौन सी जबान सीखेगा, वो अंग्रेजी सीखेगा। अगर किसी दो लिसानी माहौल में परवरिश पाने लगा तो वो क्या करेगा, दो जबानें भी सीख सकता है। इसलिए जबान का ताल्लुक माशरे और सकाफत से बहुत गहरा है। क्यों? क्योंकि जबान के जरिए रिवायात मुंतकिल होती है, इक़दार मुंतकिल होते हैं, तारीखी तजर्बात जो उनको महफूज किया जाता है, और जो माशरती ताल्लुकात है वो कायम रहते हैं। उनको कायम रखने के लिए भी जबान एक जरिया है। तो चलिए अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। जबान क्या है, कवायद के ताबे है, एक मुनज्जम कवायद के ताबे है। तो जबान महज अल्फाज का ढेर नहीं है। फिर क्या है ये, अगर मैं अल्फाज को किसी भी तरतीब से रख दूं, तो क्या ये जरूरी है कि उससे कोई माने खास जुमला बनेगा? नहीं। जैसे मैं अगर ये लिखूं कि मैं किताब पढ़ती हूं, तो ये जुमला क्या है, दुरुस्त है। लेकिन अगर मैं कहूं किताब मैं हूं पढ़ती, तो यहाँ क्या हुआ, माने या साख्त बदल गए। तो इस तरीके से जैसे मैं किताब पढ़ती हूँ एक दुरुस्त जुमला है, और उसके माने भी हमें समझ में आ रहे हैं। हो सकता है कि इस जुमले में भी यानी दूसरे वाले जुमले में भी, जैसे किताब मैं हूँ पढ़ती या किताब मैं पढ़ती हूँ, तो इसके भी माने आपको समझ आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो साख्त है वो क्या हो गई है,
بدل گئی ہے یا اس کی جملے کی جو ساخت ہے وہ بدل جاتی ہے، جبکہ زبان کیا ہے؟ قواعد کے تابع ہے۔ اس لیے زبان میں لفظ سازی کے اصول، صرفی اصول، نحوی اصول اور جملہ سازی کے اصول موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے زبان ایک منظم نظام ہے۔ ایون جدید لسانیت بھی زبان کے صوتی، صرفی، نحوی اور معنوی نظاموں کو الگ الگ مگر باہم مربوط سطحوں کے طور پر بیان کرتے ہیں، جدید ماہر لسانیات بھی۔ تو یہ تھی زبان کے نیچر۔ اب ہم بات کرتے ہیں زبان کی خصوصیات۔ تو زبان کی خصوصیات اگر ہم اردو زبان کے تدریسی تناظر میں دیکھیں تو زبان کی 4 اہم خصوصیات ہے جو کہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تو 4 میجر جو اس کی جو خصوصیات ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے مافی الضمیر کی ترسیل، اور دوسرا ہے سماجی ہم آہنگی کا ذریعہ، تیسرا ہے تہذیب و تمدن کے فروغ کا ذریعہ، اور چوتھا ہے علوم و فنون کے حصول کا ذریعہ۔ تو سب سے پہلا ہے مافی الضمیر کی ترسیل کا ذریعہ، یعنی مافی الضمیر سے کیا مراد ہے؟ مافی الضمیر سے مراد انسان کے دل و دماغ میں موجود خیالات، جذبات، احساسات اور اس کے ارادے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مافی الضمیر۔ مثال کے طور پر جیسے ایک طالب علم اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے کہتا ہے کہ ٹیچر میں نے پوری کوشش کی لیکن اس کو کہیں نہ کہیں پڑھنے میں دقت آ رہی ہے یا کسی سوال کو سمجھنے میں دقت آ رہی ہے، تو وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی لیکن یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس جملے میں طالب علم نے اپنی ذہنی کیفیت کیا کی ہے؟ استاد تک پہنچائی ہے۔ اب اگر سپوز مان لیجئے کوئی ہیپی مومنٹ ہماری لائف میں ہوتا ہے اور ہم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کا ایک جذبہ ہے۔ تو میں اس کو کیسے بولوں گا کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے؟ اس کا اظہار میں کیسے؟ مطلب زبان کے ذریعے۔ تو یہاں لہٰذا زبان کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر موجود کیفیت کو باہر منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اظہار مافی ضمیر کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی ذہنی خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو آپ کیا کرتے ہیں؟ لفظوں کی شکل میں ڈھال کے بیان کرتے ہیں۔ تو زبان کی سب سے پہلی خصوصیت ہے مافی الضمیر کی ترسیل۔ اب بات کرتے ہیں دوسری، سماجی ہم آہنگی کا ذریعہ۔ زبان انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ تصور کیجئے کہ معاشرے میں ایک معاشرہ ہے، وہاں پہ لوگ ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے سے بات ہی نہ کر سکے، نہ کوئی سلام کر سکے، نہ کوئی اپنی ضرورت بتا سکے، نہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کوئی تبادلے خیال ہو سکے، نہ والدین بچوں سے گفتگو کر سکے۔ تو آپ تصور کر کے دیکھیے کہ ایسی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ زبان کیا کرتی ہے؟ ایک باہمی رابطہ پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ اس لیے زبان سماجی ہم آہنگی اور باہمی تعلقات کا اہم ذریعہ ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں تیسری اہم خصوصیت کی، جو ہے تہذیب و تمدن کے فروغ کا ذریعہ۔ یہ بھی بہت اہم خصوصیت ہے۔ دیکھیے کسی بھی قوم کی تہذیب صرف اس کی عمارتوں یا اس کے لباس تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ اس کی تہذیب اس کی زبان، اس کے ادب، شاعری، داستانوں، محاوروں، کہاوتوں اور روایات میں محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اردو زبان کے ذریعے ہمیں میر، غالب، اقبال، فیض اور کئی مطلب شعرا ہے جن کی شاعری ہمیں کیا ہوئی ہے؟ ورثے میں ملی ہے۔ حالانکہ یہ ہم سے پہلے کئی سالوں پہلے انہوں نے اپنے کلام کو لکھا ہے، لیکن انہوں نے ایک زبان کا سہارا لیا اور اس کو محفوظ کرا اور وہ ہمیں آج ورثے میں ملی ہے۔ اور پھر جیسے ہم اپنے جو بزرگ ہے ان کے تجربات، کہاوتیں اور روایات، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نسل در نسل منتقل ہو رہے۔ کس سے منتقل ہو رہے ہیں؟ زبان بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نے اسے تحریری شکل میں یا پھر زبانی شکل میں ہم نے اسے محفوظ کیا اور یہ چیزیں نسل در نسل منتقل
ہوتی ہے، پہنچتی ہے۔ تو اس طرح زبان کیا کرتی ہے؟ تہذیبی ورثے کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو منتقل کرنے والی قوت بن جاتی ہے۔ تو زبان ایک اہم ذریعہ ہے تہذیب و تمدن کے فروغ کے لیے بھی، اس کے تحفظ کا بھی، اور اس کو نسل در نسل منتقل کرنے کا۔ تو اب بات کرتے ہیں زبان کی اگلی خصوصیت، یہ علوم و فنون کا حصول۔ تو علوم و فنون، زبان علوم و فنون کے حصول اور منتقلی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جیسے آپ چاہے کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ اس کتاب میں جو علم ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ زبان کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ آپ ایک اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اردو زبان میں کچھ تحریریں موجود ہے، تو آپ اس زبان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، نتائج پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ کس کا سہارا آپ لے رہے ہیں؟ یہ سب زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے سائنس، تاریخ، فلسفہ، تعلیم، ادب، قانون، مطلب ہر شعبے میں علم کی کیا ہوتی ہے؟ تخلیق اور منتقلی میں زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے زبان صرف روزمرہ گفتگو کا ذریعہ نہیں، بلکہ علمی اور تہذیبی ترقی کی بنیاد بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ 4 اہم زبان کی خصوصیات تھی۔ تو اب کوئکلی ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے جانا کہ زبان کا مفہوم۔ تو زبان کا مفہوم کیا ہے؟ انسانی خیالات، جذبات، احساسات اور معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کا منظم جو ذریعہ ہے وہ زبان ہے۔ اور زبان کی تعریف، تو زبان کی تعریفات میں ہم نے محی الدین قادری زور کی تعریف کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے گوپی چند نارنگ جنہوں نے زبان کو آوازوں اور الفاظوں کا مجموعہ قرار دیا، تو ان 2 ماہر لسانیات کی تعریفات کو ہم نے جانا۔ اور تیسرا جو ہم نے آج کے سیشن میں ڈسکس کیا ہے وہ ہے زبان کی فطرت۔ تو زبان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اتفاقی نوعیت کی بھی ہے، وہ 2 سطحی بھی ہے، وہ پیداواری ہے، وہ مقام و زمان سے آزاد ہے، وہ سماجی و ثقافتی ہے، وہ قواعد کے تابع ہوتی ہے۔ تو یہ زبان کی فطرت ہے۔ اور آخر میں ہم نے ذکر کیا زبان کی خصوصیات کا، یعنی زبان کی ہم نے 4 اہم خصوصیات کا ذکر کیا، جس میں ہے مافی ضمیر کی ترسیل، سماجی ہم آہنگی، تہذیب و تمدن کا فروغ، علوم و فنون کا حصول۔ تو آپ یاد رکھیے عزیز طلبہ، سپوز مان کے چلیے کہ آپ کو سوال آ رہا ہے زبان کی فطرت اور خصوصیات بیان کیجیے، تو آپ کو جب اس سوال کو آپ آنسر کر رہے ہیں، اس کا جواب لکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا کیا پوائنٹس ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ کہ زبان ایک منظم نظام ابلاغ ہے۔ دوسرا، زبان میں لفظ اور معنی کا تعلق عموماً اتفاقی ہوتا ہے۔ زبان 2 سطحی ساخت رکھتی ہے۔ زبان پیداواری اور تخلیقی ہے۔ زبان ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ غیر حاضر اشیاء کے بارے میں بھی اظہار کی صلاحیت دیتی ہے۔ زبان سماجی اور ثقافتی نظام کا حصہ ہے۔ زبان مخصوص قواعد اور وہ اصول کے تابع ہوتی ہے۔ اور پھر زبان خیالات، جذبات، تہذیب اور علم کی ترسیل کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمام کو آج کی اس اہم موضوع زبان، اس کا مفہوم، اس کی تعریف، اس کی نوعیت اور اس کی خصوصیت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور یہ لیکچر آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔